हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में खास तौर से आपके लिए मैं लेकर आई हूं बेटा। क्या लेकर आई हूं आप देखिए। कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स 1 जिसमें इंक्लूडेड है हमारी क्षितिज और कृतिका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, आपकी टर्म 2 परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कि पिछले 2019 में कौन कौन से प्रश्न आए थे जो आगामी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। अभी आप बिल्कुल इसी हौच पौच से गुजर रहे होंगे कि अब हमारे सोशल साइंस पेपर, फिर हिंदी पेपर, 18 को हिंदी का पेपर है, तो बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए अपने आप को और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। सैंपल पेपर्स भी बहुत अच्छे से देखिएगा, आपके लिए हमने सैंपल पेपर्स भी अपलोड किए हैं, ठीक है। तो उन सैंपल पेपर्स के साथ साथ आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स मींस 2019 का जो क्वेश्चंस हैं जो आपकी 10th परीक्षा में आए थे, उन्हीं के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं और बहुत सारी बधाइयां देती हूं। बधाइयां क्यों? क्योंकि आप सफलता प्राप्त करेंगे, ये मुझे भरोसा है। मैग्नेट ब्रेन्स की ओर से और आपकी लाली मैडम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। बहुत अच्छे से पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी परीक्षा हॉल में जाइएगा, परीक्षा को दीजिएगा अच्छे से। कोर्स 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 002 कोड याद रखिएगा। प्रश्न पत्र के सामने आते ही आप उसमें देखिएगा कि 002 है, यस है, तो आप अच्छे से सामान्य निर्देशों का पालन करते हुए उन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। जो भी सामान्य निर्देश हैं उनको जरूर पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और आज हम खास तौर से आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, क्या वे भी रिपीट होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस तो वही है, पार्ट तो वही है। कुछ पार्ट हैं जो कि अभी इस परीक्षा में शामिल नहीं है, तो उन प्रश्नों को हमने यहां शामिल नहीं किया है। आपके टर्म 2 में जो चैप्टर्स हैं उन्हीं के प्रश्नों को हमने शामिल किया है 2019 की परीक्षा में से, ठीक है। आपके लिए है ये सब, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार कीजिएगा। स्वागत है बहुत बहुत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। आइए शुरू करते हैं कि क्या है प्रश्न। और आपको ये पता ही है कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 4। कौन कौन सा चैप्टर्स है बेटा? पहला पाठ 5वां है जो उत्साह अट नहीं रही है, फिर पाठ 8 है कन्यादान, पाठ 12 है लखनवी अंदाज, पाठ 13 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। कृतिका से हमारे 3 चैप्टर्स हैं, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। तो 2019 में, ठीक है, 2019 में इन चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए थे हमने आपके लिए बहुत अच्छे से सर्च करके यहां पर लेकर आए हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न है कन्यादान कविता से, जो कि हमारे टर्म 2 सिलेबस में है। कन्यादान कविता में मां ने बेटी को अपने चेहरे पर ना रीझने की सलाह क्यों दी है? कन्यादान कविता हमने पढ़ी है, अपने चेहरे पर रीझ कर या अपने पानी में देखकर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ठीक है। देखिए होता क्या है, ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि बहुत अच्छे से उत्तर लिख कर आए बेटा। 2 नंबर के जो भी उत्तर हैं उनमें इतनी सी भी मिस्टेक नहीं होगी आपकी, जबकि आप वीडियो बहुत अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो 2 में से हमें 2 खींचना ही है, यस, आपको इतने अच्छे उत्तर लिखना ही है। अधिकांशतः स्त्रियां अपनी सुंदरता के मोह में फंस जाती हैं, जिसके कारण उनको प्रशंसा के बंधन में बंधकर कमजोर बनकर रहना पड़ता है, जिसके कारण समाज के शोषण का शिकार बन जाती हैं। इसे ही अपना सर्वस्व मानकर घर की 4 दीवारें में ही सीमित भी रह जाती हैं। परंपराओं के निर्वाह तक सीमित रहना ही जीवन की सार्थकता समझ ली जाती है। मतलब जो भी उनकी परंपराएं हैं सदियों से चली आ रही थी, तो उनको लगता है ठीक है यही है शायद, तो वो उसमें समझ कर उसी में अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लेती हैं और वे अपने वास्तविक एवं आंतरिक गुणों से अनभिज्ञ रहती हैं। इसलिए मां ने कहा था कि अपने सुंदरता पर मत रीझना, क्योंकि आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपको बहुत सारे गहने दिए जाएंगे, जेवर दिए जाएंगे। यदि आप उसमें डूब गए, यदि आप उसमें मोहित हो गए,
बस तो फिर तो आप अपने अस्तित्व का निर्माण कर ही नहीं पाएंगे, अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर नहीं पाएंगे, हम दूसरे के बंधन में बंध जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है, यह भी आपकी कन्यादान कविता से ही है जो आपकी टर्म 2 में है। मां का कौन सा दुख प्रामाणिक था और कैसे? प्रथम पंक्ति याद कीजिए, कितना प्रामाणिक था उसका दुख कन्या को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। क्या कह रही है कि विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय मां जो दुख अनुभव करती थी वह दुख प्रामाणिक था। बिल्कुल, क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप वर के हाथों में सौंपते समय मां के हृदय की पीड़ा स्वाभाविक होती है, उसमें किंचित भी कृत्रिमता नहीं होती। कृत्रिमता मीन्स आर्टिफिशियल। ठीक है, किंचित मतलब तनिक भी दिखावटीपन उसमें नहीं होता। जब मां अपनी बेटी को सौंपती है वर पक्ष की ओर तो उसका दुख प्रामाणिक होता ही है। ठीक है, कन्यादान कविता टर्म 2 की है। अब देखिए, हाँ, अब आ गया है तीसरा प्रश्न, देखते हैं ये किस पार्ट से है, आप बताइएगा। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। एक फौजी के इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से चर्चा कीजिए। कौन सा चैप्टर है? आपकी कृतिका बुक का साना साना हाथ जोड़ी, जो कि आपके टर्म 2 सिलेबस में शामिल है। बेटा, हम बड़ी मेहनत से 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें आपके टर्म 2 सिलेबस के लिए ढूंढ कर सर्च करके लेकर आए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, ताकि परीक्षा में आप बहुत अच्छा परिणाम ला सकें। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी से है। जब लेखिका ने उन फौजियों से पूछा था कि आप कैसे इतने कठिन माहौल में भी अपने आप को तत्पर रखते हैं, देखिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप चैन की नींद सो सकें, आप मीन्स हम सभी, इसलिए तो हम यहां पर पहरा दे रहे हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी कड़कड़ाती ठंड में जब वहां का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, पौष और माघ के महीने में पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है। सोचिए आप, पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, फिर भी भारतीय सैनिक वहां पर तैनात रहते हैं। उस समय भी ये फौजी जी जान से देश की रक्षा में लगे रहते हैं। वहां का मौसम और परिस्थितियां विषम होती हैं। विषम मतलब बहुत कठिन होती हैं, विपरीत होती हैं। हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वह ऐसी उक्त परिस्थितियों में भी रहते हैं हम सबकी सुरक्षा के लिए, जिससे हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें तथा देश की एकता एवं शांति को कोई भंग ना कर सके। इसलिए वो दिन रात वहां पर खड़े रहते हैं, तैनात, तैयार। कभी भी उनके मस्तिष्क पर शिकन नहीं देखी गई, कभी भी उनके शरीर में थकावट नहीं देखी गई। अगर ये लोग ना हो तो आपराधिक तत्वों को बढ़ावा मिल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा प्रत्येक क्षण भययुक्त हो जाएगा। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे यदि उन्होंने जरा सी भी अपनी ड्यूटी में या अपनी जिम्मेदारी में कसर छोड़ दी तो। लेकिन वो किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ते हैं और अपने आप को 24 घंटे तत्पर रखते हैं, ताकि हम लोग चैन की सांस ले सकें, चैन की नींद ले सकें। पाठ 3 कृतिका बुक से साना साना हाथ जोड़ी, जो कि आपके टर्म 2 में शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कृतिका का ही पाठ है माता का अंचल, और अथवा भी दिया है, तो हमें इन दोनों प्रश्नों की तैयारी रखनी होगी। जॉर्ज पंचम की लाट, पाठ 2 कृतिका का। जॉर्ज पंचम की नाक है ना हमारा, तो जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है अपने शब्दों में लिखिए। उस समय जब लेखक छोटे थे, क्योंकि माता के अंचल का भी जो पाठ है कृतिका का हमारा पहला ही चैप्टर है,
उसमें लेखक ने अपने बचपन का वर्णन किया है, वहाँ की दिनचर्या का वर्णन किया है, वहाँ के जो भी रीति रिवाज या खेलने के खेल खिलौने सब कुछ वर्णन किया है कि किस तरह से उनके पिताजी उनको हमेशा अपने कंधे पर बिठाकर नदी ले जाया करते थे। उनकी माता उनके सिर में कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल पोत देती थी, वो रोते थे, चोटी बना देते थे, अच्छा खासा कन्हैया लगते थे। उनके पिताजी उनको प्यार से भोलानाथ कहते थे। वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, पिताजी कहते थे भोलानाथ। और जब वे लेखन में आए तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा? शिव पूजन सहाय। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर को। माता का अंचल ग्रामीण संस्कृति पर आधारित लेखक के बचपन का संस्मरण है। संस्मरण समझते हैं? संस्मरण किसे कहते हैं बेटा? जो स्मृतियों से बनता है, अर्थात जो यादें हैं, कल्पना नहीं, जो हमारी विगत स्मृतियां हैं, विगत यादें हैं, उन पर आधारित जो रचना की जाती है उसको संस्मरण कहते हैं। ठीक है, एक और संस्मरण है हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, फादर कामिल बुल्के वाला। उस समय के सामाजिक परिवेश में बच्चों का बचपन बहुत ही स्वच्छंद और आनंदमय था। लेखक भोलानाथ ने उस समय का वर्णन किया है कि उनका अधिक समय पिता के साथ ही बीतता था, माता से सिर्फ दूध पीने तक का नाता था। सारा दिन भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेल तमाशे में व्यस्त रहता था। पिता भी उसकी हर गतिविधि में शामिल रहते, परंतु जब संकट आया तो भोलानाथ मां की शरण में जा छुपता, क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि संकट के समय मां का अंचल ही उसके लिए सबसे सुरक्षित और महफूज जगह है। हर एक बच्चे को, इवन आप तो ये भी सोचिए कि जब मम्मी ही पिटाई लगाती है ना, तब भी बच्चा रोता है मम्मी। ये जो माँ और बच्चे का रिश्ता है वो तो दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता है। ठीक है, यहाँ पर लेखक ने, शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन का ही वर्णन किया है कि किस तरह से वे जीवन यापन करते थे। दूसरा प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहते हैं? कि पहले तो मूर्तिकार ने बड़े बड़े महापुरुषों की लाट अर्थात मूर्तियों की नाकों को टटोला, सबकी नाकें बड़ी निकली जॉर्ज पंचम की मूर्ति से। फिर कहने लगा कि बिहार में छोटे छोटे सेक्रेटरिएट में जो शहीद हुए थे 1942 में, उन बच्चों की नाक जरूर मूर्ति पर फिट हो जाएगी। बोले ठीक है, अनुमति दे दी गई। और जब वो उन बच्चों की मूर्ति पर पहुंचा तो उनकी नाकों का नाप भी जॉर्ज पंचम की लाट से कई गुना बड़ा निकला। बिल्कुल, नाक किसका प्रतीक होती है? मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। ठीक है, अर्थात ना केवल बड़े बड़े महापुरुषों का ही सम्मान, बल्कि भारत के उन शहीद बच्चों का मान सम्मान भी जॉर्ज पंचम अर्थात उस विदेशी शासक से तो कई गुना बढ़ा था। क्या हुआ था देखिए, आपको पता है, एक बार और सुन लीजिए। बार बार अभ्यास, देखिए, करत करत अभ्यास के जनिमति होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सिल पर पड़त निशान। यहां पर जब एक पत्थर में सिर्फ रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ सकता है, तो आप तो इतने बुद्धिमान बालक हैं, आप तो इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, तो अभ्यास करते रहिए और अपने हिंदी के परिणाम को अब तक का रिकॉर्ड बना दीजिए, नया कीर्तिमान स्थापित कीजिए, इतना अच्छा परिणाम लेकर आइए। रानी एलिजाबेथ भारत दौरे पर आ रही थी, तो यह कहानी उसी समय की है। रानी के आने की खबर सुनकर ही शाही तंत्र मतलब सरकारी तंत्र हड़कंप में मच गया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर तो नाक गायब है, उसकी नाक तो कटी हुई थी। अब रानी आएगी और मूर्ति को देखेगी तो क्या सोचेगी? तुरंत ही मूर्तिकार को बुलाया गया, मूर्ति पर नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार पूरे हिंदुस्तान की सैर करके आया, हर पहाड़ पर गया, परंतु जॉर्ज पंचम की लाट जितनी नाप की नाक कहीं नहीं मिली। इस बात से सिद्ध होता है कि हमारी गुलामी की मानसिकता अभी तक गई नहीं है। अंग्रेजों और विदेशियों को खुश रखने के लिए हमारे शाही तंत्र के लोग अपने और अपनी जनता की नाक भी काटने से पीछे नहीं हटते। चापलूसी, चाटुकारिता, गुलामी मानसिकता इस कदर समाई हुई है कि उन विदेशी शासकों के सामने तलवे चाटते फिरते हैं। क्या हो गया है भारतीय सरकारी तंत्र को? कमलेश्वर ने ये जो पाठ लिखा है ना, वो भारतीय सरकारी तंत्र पर करारा व्यंग किया है। यही इसमें हमें लिख कर आना है।
चलते हैं 5वें प्रश्न पर, जिसमें आया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध। अब पहले 2019 का पेपर है, वहां था निबंध कितने 200 से 250, लेकिन अब आ गया है बेटा निबंध के स्थान पर अनुच्छेद। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अब निबंध नहीं है, अब आपका है अनुच्छेद। टॉपिक्स वही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स अनुच्छेद के लिए अलग होते हैं, निबंध के लिए अलग होते हैं। शब्द सीमा यहाँ 200 से 250 है, जबकि हमें अनुच्छेद में कितना लिखना है 150 शब्द शब्द सीमा है, ठीक है। और निबंध आता था 10 नंबर का, अनुच्छेद है 5 नंबर का, इतना भी ध्यान रखना है। शब्द सीमा हमारी है 150, ये याद रखना है। बाकी पहले निबंध था, अब अनुच्छेद है। पहले निबंध 200 से 250 शब्दों का था, अनुच्छेद 150 शब्दों का है। पहले निबंध 10 नंबर का आता था, अब अनुच्छेद 5 नंबर का है। मतलब निबंध का ही रूप है, परंतु उससे छोटा रूप है। समझ में आया? अभी अनुच्छेद आएंगे, आपके सिलेबस में है। कौन कौन से 4 बिंदु हैं आपके व्याकरण में? अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन, ठीक है। विषय इसी तरह के आ सकते हैं, बस आपका अनुच्छेद है 150, उसकी शब्द सीमा है, अंक है 5। क्लियर हुआ? जैसे है विज्ञापन की दुनिया, विज्ञापन का युग, भ्रम जाल और जानकारी, सामाजिक दायित्व क्या क्या है, ये सब इसमें शामिल है। अब हम पढ़ेंगे इनको। विज्ञापन की दुनिया। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन के योग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से कुछ बताना। देखिए, वी का अर्थ विशेष, ज्ञापन का अर्थ कुछ बताना, मतलब विशेष रूप से कुछ बता रहे हैं, वही तो विज्ञापन है। यहां पर जो आपका विज्ञापन लेखन है ना, उसकी परिभाषा भी आपको मिल गई कि विशेष जानकारी जब हम देंगे तो उसको विशेष अंदाज में पेश करेंगे और विज्ञापन को आकर्षक बनाएंगे। गॉट इट? What I want to say बेटा, कि विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी अर्थात विशेष और ज्ञापन अर्थात कुछ बताना, अर्थात विशेष प्रकार से कुछ बताना, आकर्षक तरीके से कुछ बताना विज्ञापन कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु के गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का दूसरा नाम ही विज्ञापन है। अतिशयोक्तिपूर्ण नाम ही विज्ञापन है। अलंकार पढ़े आपने? बिल्कुल पढ़े। 5वां जो अलंकार, जो अर्थ अलंकार का 5वां भेद है अतिशयोक्ति। जो अति बढ़ा चढ़ाकर हमें जो बातें करनी है वो विज्ञापन में करते हैं। किसी भी वस्तु के गुणों का अतिशयोक्ति वर्णन का नाम ही विज्ञापन है। विज्ञापन समाज एवं व्यापार जगत में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला उद्योग है। जो भी चल रहा है उसको और परिवर्तन और अपडेटेड जो वर्जन आता है उसका नाम भी विज्ञापन है। नए नए मार्केट में आप देखिए बाजार में किस कदर से विज्ञापन आते हैं और विज्ञापनों में होड़ लग जाती है कि किसका विज्ञापन अच्छा होगा, ताकि जो दर्शक हैं या ऑडियंस है या पब्लिक है उनकी तरफ खिंची चली जाए, जो बदलते समय के सांचे में तेजी से ढल रहा है। आज हमारे चारों ओर संचार तंत्र का जाल सा बिछा है। एक और हमारे जीवन में पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जैसे प्रिंट मीडियम के साधनों की भरमार है, तो दूसरी ओर हम घर से बाहर तक रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अत्याधुनिक साधनों से भी घिरे हुए हैं। ठीक है, किंतु यदि हम कहें कि मीडिया के इन सारे साधनों पर सर्वाधिक आधिपत्य विज्ञापन का है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे अधिक ऊंचाई पर यदि हम देखें कि टॉप पर कौन है, विज्ञापन। जितने अच्छे विज्ञापन होंगे उतने अच्छी उस जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेल होगी, क्योंकि न केवल इनकी आय का मुख्य स्रोत वरन पूरे संचार तंत्र पर अपना गहरा प्रभाव भी छोड़ता है विज्ञापन। विज्ञापन उपभोक्ताओं को शिक्षित एवं प्रभावित करने के दृष्टिकोण से निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ओर से विचारों, उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित संदेशों का अभिव्यक्ति संचार है। ठीक है, इसके प्रसारण के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्मों को माध्यम बनाया जाता है। हर एक फिल्म में आप देखेंगे विज्ञापन आते हैं। जो भी समाचार आप पढ़ते हैं उनमें विज्ञापन आते हैं, जो भी पत्रिकाएं आप पढ़ते हैं उनमें भी विज्ञापन आते हैं। मतलब ऐसा कोई सा संचार का साधन नहीं जिसमें विज्ञापन अपने आप को ना दिखाएं, तो विज्ञापन टॉप पर है। विज्ञापन से कई लाभ होते हैं। यह उत्पादों, मूल्य एवं गुणवत्ता, क्वालिटी, बिक्री संबंधी जानकारियों इत्यादि के बारे में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने में उपभोक्ताओं की मदद करता है। उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर्स, हम। ठीक है, जागो ग्राहक जागो।
यह नए उत्पादों के प्रस्तुतिकरण वर्तमान उत्पादों के उपभोक्ताओं को बनाए रखने और नए उपभोक्ताओं को आकर्षित कर अपनी बिक्री बढ़ाने में निर्माताओं की मदद करते हैं। यह लोगों को अधिक सुविधा, आराम, बेहतर जीवन पद्धति उपलब्ध कराने में भी सहायक है। बिल्कुल सुविधा, ऐड दिया जाता है तो हमें पता, मतलब ये तो पता चल जाता है कि चलो ये नया प्रोडक्ट आया है, अब खरीदना ना खरीदना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यह लोगों को अधिक सुविधा, आराम, ठीक है। विज्ञापन से यदि कई लाभ है तो इससे हानियां भी कम नहीं है। विज्ञापन पर किए गए व्यय के कारण, व्यय मतलब खर्च, उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अब विज्ञापन जो भी खर्च किए जा रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए इसका विज्ञापन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, तो अब इसका जो खर्च है वो इतना होगा, लेकिन विज्ञापन में इतना अधिक बढ़ गया और जब पब्लिक तक जाएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब सब कुछ ऐड करके उनको इसकी कीमत अदा करनी होती है। तो क्या होता है कि विज्ञापन पर किए गए व्यय के कारण उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जो प्राइस है वो रेट बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर ठंडे पेय पदार्थों को ही ले लीजिए। जो ठंडा पेय पदार्थ बाजार में 10 रुपए में उपलब्ध होता है, उसका लागत मूल्य मुश्किल से 5 से 7 रुपए के आसपास होता होगा, किंतु इसके विज्ञापन करोड़ों रुपए व्यय किए जाते हैं, इसलिए इनकी कीमत में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है। कभी कभी विज्ञापन हमारे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को भी क्षति पहुंचाते हैं। भारत में पश्चिम संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव एवं उपभोक्ता वादी संस्कृति के विकास में विज्ञापनों का ही हाथ है। बिल्कुल, उपभोक्तावादी संस्कृति, दिखावटी संस्कृति में विज्ञापन का हाथ है। वैलेंटाइन डे हो या न्यू ईयर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनका लाभ उठाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि विज्ञापन बहुउपयोगी हैं, बहुत उपयोगी हैं, परंतु इन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कुछ कंपनियों द्वारा इनका गलत उपयोग भोले भाले लोगों और युवाओं को ठगने के लिए भी किया जाता है। इसलिए विज्ञापनों को एज इट इज जानकर उन पर भरोसा करके तुरंत के तुरंत हमें प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। आज विज्ञापन का युग है और इसकी महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि आज इन्हीं का तो युग है। दूसरा है हमारा भ्रष्टाचार मुक्त समाज। भ्रष्टाचार क्या है? सामाजिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। कैसे होगा इनका निवारण, क्या कारण है, आइए देखते हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन मुक्त समाज कब होगा? करप्शन फ्री इंडिया या करप्शन फ्री समाज, सोसाइटी। भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार के मेल से बना है। भ्रष्ट शब्द का कई अर्थ होते हैं, जैसे मार्ग से विचलित, ध्वस्त एवं बुरे आचरण वाला, तथा आचरण का अर्थ है चरित्र, व्यवहार या चाल चलन। इस प्रकार भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ अनुचित व्यवहार एवं चाल चलन। विस्तृत अर्थों में इसका तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले ऐसे अनुचित कार्य हैं जिससे वह अपने पद का लाभ उठाते हुए आर्थिक या अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए स्वार्थपूर्ण ढंग से करता है, ठीक है। भ्रष्ट, बुरा, अनीति, अन्याय, इन सबको शामिल करते हुए आचरण करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। आचार मीन्स आचरण। रिश्वत लेना या देना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मुनाफाखोरी, कानूनों की अवहेलना करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना आदि भ्रष्टाचार के ऐसे रूप हैं जो भारत ही नहीं दुनिया भर में व्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा भारत या हमारा समाज ही इनके चंगुल में फंसा है, पूरी दुनिया में ये है। कवि रघुवीर सहाय ने देश के भ्रष्ट नेताओं पर व्यंग करते हुए लिखा है कि निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसें, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसें, सबके सब भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसें, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसें। मतलब एक दूसरे पर हंसते हैं, अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। आज हमारे देश में धर्म, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन इत्यादि सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला लिए हैं। व्यापारी वर्ग सोचता है कि जाने कब घाटे की स्थिति आ जाए, इसलिए जैसे भी हो उचित अनुचित तरीके से अधिक धन कमा लिया जाए। हर एक व्यक्ति अपनी मुनाफा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए भोली भाली जनता को ठगते रहते हैं। इन सब के अतिरिक्त गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र
अल्प वेतन, कम वेतन, मतलब बहुत अधिक मेहनत आना, लेकर बहुत कम देना। डर सताता है कहीं ऐसी आपातकालीन स्थिति ना आ जाए कि हम कुछ कमाई ना कर पाए, इसलिए कमा लो एक ही बार में जितना कमा सकें। फिर अल्प वेतन इत्यादि कारणों से भी भारत में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। ठीक है, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, उन मंत्रियों से सावधान रहना चाहिए जो बिना पैसों के कुछ नहीं कर सकते, और उनसे भी जो पैसे लेकर कुछ नहीं करने की इच्छा रखते हैं। अब उन्होंने यही बातें कही थी, एक तो उनसे सावधान रहना है जो बिना पैसे लिए कुछ नहीं करते, दूसरा उनसे भी सावधान रहना है जो पैसे लेकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करे जनता? अब देखिए, भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का भी प्रावधान है, लेकिन भ्रष्टाचारी हाथ में आए तब तो, तथा समय समय पर भ्रष्टाचार के निवारण के लिए समितियां भी गठित हुई हैं। इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित बातों का पालन किया जाना परम आवश्यक है। सबसे पहले इनके कारणों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि को दूर किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाए जाने की जरूरत है। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि भ्रष्ट लोगों को उच्च पदों पर आसीन होने से रोका जा सके। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अन्ना हजारे द्वारा किए गए प्रयासों का भी काफी अच्छा परिणाम सामने आया। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन चलाकर भारतीय युवाओं में देश की छवि को स्वस्थ बनाने का नया जोश भर दिया। यदि देश का युवा वर्ग अपना कर्तव्य समझकर भ्रष्टाचार का विरोध करने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत से भ्रष्टाचार रूपी दानव का अंत हो जाएगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य माता, पिता और गुरु यह कार्य कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। ठीक है, तो अब ये तो था निबंध, इसलिए उसकी शब्द सीमा अधिक थी। आप इसी का छोटा, क्योंकि जब हम इतना कुछ प्राप्त करते हैं ना तो परीक्षाओं के समय इतना रह जाता है, तो अभी हमने इतनी सारी जानकारी निबंध से प्राप्त की तो कम से कम अनुच्छेद में हम उतना तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्या है? पीवी सिंधु मेरी प्रिय खिलाड़ी। संकेत बिंदु हैं अभ्यास और परिश्रम, जुझारूपन और आत्मविश्वास, धैर्य और जीत का सेहरा। पीवी सिंधु पूर्व पुसरला वेकेंट सिंधु का जन्म 5 जुलाई सन 1995 को हुआ। उनके पिता का नाम पीवी रमन है और उनकी माता पी विजया है। उनके माता और पिता दोनों ही हमारे देश के पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम पीवी दिव्या है। सिंधु ने मात्र 8 वर्ष की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना प्रारंभ कर दिया था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, यही चरित्रार्थ किया है। सिंधु ने बैडमिंटन सीखने की शुरुआत सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में महबूब अली की देखरेख में की। अपनी छोटी सी उम्र में ही सिंधु ने बड़ी सफलता हासिल की। वर्ष 2009 में कोलंबो में आयोजित जब सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य मेडलिस्ट रही थी, उतनी कम उम्र में। 2016 में मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड विमेन सिंगल जीता। दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी बांग यहान के खिलाफ पीवी सिंधु ने 22-20, 21-19 की संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की और ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सोचिए, उनकी इस जीत के बाद से भारत की रियो ओलंपिक में पदक की उम्मीद बरकरार है। पीवी सिंधु हैदराबाद में गोपी चंद बैडमिंटन एकेडमी में ट्रेनिंग लेती हैं और उन्हें ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था सपोर्ट भी करती है। जो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं उनके सपोर्टर भी बहुत होते हैं। 2013 में सिंधु ऐसी पहली भारतीय महिला बनी जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। पहली महिला, भारतीय महिला। 2015 में सिंधु को भारत के चौथे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। सोचिए आप बेटा,
क्या नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है। पीवी सिंधु के पिता रमन स्वयं अर्जुन अवार्ड विजेता है। रमन भारतीय वॉलीबॉल का हिस्सा रह चुके हैं। सिंधु ने अपने पिता के खेल वॉलीबॉल के बजाय बैडमिंटन इसलिए चुना क्योंकि वे पुलेला गोपीचंद को अपना आदर्श मानती हैं। गूगल ने एक बयान जारी कर कहा था कि ओलंपिक सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 6 खिलाड़ी नेजोमी ओकुहारा को हराने के बाद सिंधु सबसे अधिक खोजे जाने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। वाह, मतलब कैसे नहीं प्रशंसा करें ऐसे भारतीय खिलाड़ियों की, ऐसे भारतीय रत्नों की जो अपने हुनर के बलबूते पर भारत का परचम विश्व भर में फहराते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध, वही जैसा अभी मैंने बताया कि निबंध के स्थान पर आपको अनुच्छेद लिखना है। इसमें निबंध में रहती थी 200 से 250 शब्द सीमा, अनुच्छेद में रहेगी आपकी 150, मतलब 150 शब्दों की सीमा, मतलब सिर्फ 2 पेजेस में आपको अनुच्छेद लिखना है। और निबंध होता था 10 नंबर का, आपका अनुच्छेद है 5 नंबर का। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। यहां पर अनुच्छेद फिर से मैं बता देती हूं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो बेटा। अब आता है अनुच्छेद, निबंध नहीं, ठीक है। अनुच्छेद आता है आपका 5 नंबर का। शब्द सीमा रहती है, वर्ड लिमिट आपकी रहती है 150 शब्द, 150 शब्द, ठीक है। इसमें आपको लिखना होता है। क्लियर? इनमें नहीं, ये नहीं है आपकी शब्द सीमा। आपकी शब्द सीमा है ये, टॉपिक्स ये हो सकते हैं: महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा, जीवन शैली, कामकाजी महिलाओं की समस्या, सुरक्षा में कमियों के कारण एवं सुझाव, इस तरह से। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी अलग रीति रिवाज तथा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि यहाँ महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। भारत वह देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता था। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, बैंक हो, विद्यालय हो, खेल हो, पुलिस हो, रक्षा का क्षेत्र हो या खुद का कारोबार हो, या फिर आसमान में उड़ने की अभिलाषा, आसमानों में उड़ने की आशा, ठीक है। तो यह सब, हम यह तो नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, परंतु हम कुछ सकारात्मक बिंदुओं को अनदेखा नहीं कर सकते। एक महिला को अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, जब वह चाहे तब अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी आ जा सकती है। लेकिन एक सवाल, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा कौन लेगा? आज ऐसा जमाना है जब जगह जगह इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं। वह भेड़िया आपके साथ में बैठा ऑफिस का कर्मचारी भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, आपके साथ बस या मेट्रो में बैठा यात्री भी हो सकता है, आपका अपना कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर स्वयं आपका कोई अच्छा और विश्वास पात्र मित्र भी। कैसे पहचाने इस भेड़ियों को? क्योंकि कोई मुखौटा धारण नहीं किया है, चेहरा बहुत सुंदर है और उसके पीछे छुपा हैवान है ना। तो ऐसे में महिलाओं को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। किस वक्त कौन सा भेड़िया हमला बोल दे, इसकी क्या गारंटी है? स्वयं एक महिला होने के नाते मुझे यह बात कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। आज भी महिलाओं के लिए शाम के या रात में अकेला निकलना, इवन दिन में भी, खतरे से खाली नहीं है। क्यों है इंसान ऐसा? क्या हुआ है? केवल समाज ही क्यों, आज तो घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देश का सबसे सुरक्षित शहर है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार छुट्टियों में घूमने फिरने या काम के लिए बाहर निकलने के लिहाज से दिल्ली को सबसे असुरक्षित महानगर माना गया है। मुंबई को महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से 34% सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है, जबकि 12% मतों के साथ अहमदाबाद एवं बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है।
आप चलते हैं तीसरा निबंध, अर्थात अनुच्छेद का टॉपिक हो सकता है मित्र की परख संकट में। विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत, अर्थात जो आपके संकट में साथ दे, जो आपकी विपत्ति में आपकी सहायता करे, वही सच्चा मित्र होता है। कौन कौन से संकेत बिंदु शामिल होंगे? भले दिनों के मित्र, बुरे दिनों के मित्र और मित्र की परख। मित्र जीवन के लिए परम आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मित्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स मित्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिना मित्र के हम मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सच्चा मित्र अर्थात जो विपत्ति में हमारा साथ दे, ऐसा मित्र बहुत मुश्किल से मिल पाता है। सच्चा मित्र जीवन के लिए औषधि के समान है, जो हमें संकट के समय औषधि हमें बचा लेती है ना, उसी प्रकार से सच्चा मित्र भी संकट के समय हमें उबार ही लेता है। सच्चा मित्र मुसीबत में सबसे पहले काम आता है, वह कठिनाई के दिनों में भी साथ नहीं छोड़ता। रहीमदास जी ने कहा है, रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होई, जगत में जानी पड़ते सब कोई। ये जब विपदा आती है ना, विपत्ति का समय आता है, तब व्यक्ति की पहचान होती है कि कौन अपना है और कौन पराया। कोई कुछ थोड़ा सा करके ही बहुत बड़े एहसान के तले हमें लादने की कोशिश करता है, तो कोई बहुत करके भी, बहुत कुछ उपकार करके भी चूं तक नहीं करता। हित अनहित या वे कहते हैं कि थोड़े दिनों का कष्ट अच्छा है, क्योंकि उस समय हम अपने असली मित्र को पहचान सकते हैं। मुश्किलों का आना भी बहुत जरूरी है, उस समय व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसा देखा जाता है कि सुख के समय जब व्यक्ति के पास धन, समाज में मान, अच्छी नौकरी, सकुशल परिवार होता है, तो उसके अनेक मित्र होते हैं। पर जैसे ही उसके पास धन का अभाव होता है या उसके बुरे दिन आ जाते हैं, सभी मित्र सिर्फ नाम के मित्र थे, उसे छोड़कर चले जाते हैं। जैसे जब तक तालाब में पानी रहता है, अनेक मेंढक उसके पास मंडराते रहते हैं, और पानी सूखने पर तालाब को छोड़कर वो अन्य किसी जगह पर चले जाते हैं। मित्र या कोई भी संबंधी, जब तक आपके पास धन दौलत, इज्जत शोहरत है ना, तब तक चारों तरफ मंडराते रहते हैं। परंतु जब आपकी मुसीबत आती है, आप पर मुसीबत आती है, तो सब के सब छोड़ जाते हैं, और जो नहीं छोड़ता वही सच्चा मित्र है। एक अच्छा मित्र सही सलाह देता है और हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। वह सुख दुख का साथी होता है। सिर्फ सुख में साथ देने वाले व्यक्ति असली मित्र नहीं होते। सच्चा मित्र दुख में सहायता करता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए मुसीबत में ही मित्र की परख होती है। सच्चे मित्र आपके साथ बेवजह नाटकपन या बनावटीपन नहीं दिखाते। अगर आपका मित्र आपकी व्यक्तिगत गोपनीय बातें दूसरे लोगों से साझा करता है, तो सच मानिए कि वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। यदि आपको लगता है कि मैं इसको अपनी सारी बातें बता दूं और उसने यदि किसी को सारी बातें बता दी, मतलब वो आपका मित्र सही नहीं है। उसे तुरंत छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। एक सच्चा दोस्त भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है। वह आपको इसलिए नहीं ठुकराता क्योंकि लोग आपको अच्छा नहीं मानते या आपके बारे में आपके मित्रों को गलत राय देते हैं। बुरे समय में जब कोई आपके साथ नहीं होता, तब भी सच्चा मित्र आपका साथ नहीं छोड़ता। जीवन में एक अच्छे दोस्त का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में आपका साथ दे। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है, जिसकी जरूरत हमें उम्र के हर पड़ाव में होती है। दोस्ती का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। मित्र राजदार भी होते हैं और सुख दुख के साथी भी। अतः अच्छा मित्र जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। आवश्यकता है एक उसके अंदर की सच्चाई को पहचानने की। हर किसी पर भरोसा नहीं करना है। अगला है मेरी कल्पना का विद्यालय। विद्यालय में क्या है अनावश्यक, क्या है आवश्यक? विद्यालय और परिवेश। देखिए, यहां पर जब भी कोई कल्पना का भारत आए या मेरा विद्यालय की कल्पना आ जाए या मैं अपने जीवन का लक्ष्य किस तरह चुनूं, तो यहाँ कल्पना शक्ति का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना होता है। और कल्पना शक्ति के माध्यम से हम अपनी कल्पना को, कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि, कल्पनाएं तो कहीं भी पहुंच सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरी कल्पना का विद्यालय कैसा होना चाहिए। कल्पना, जस्ट इमेजिन, घर के बाद विद्यालय हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर के बाद विद्यालय तो है जहां पर हम अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां लोग बहुत कुछ सीखते हैं और पढ़ते हैं।
इसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। अपने विद्यालय या पाठशाला में हम सब जीवन का सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं, अपने जीवन का, ठीक है, जिसमें हम कई विषयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्कूल में हमारे अध्यापक गण अपना ज्ञान हमें प्रदान कर सफलता प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। विद्यालय का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा मिले। मेरी कल्पना का विद्यालय ऐसा होना चाहिए कि जहां शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास भी हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, रहन सहन, विज्ञान, कला के क्षेत्र में भी ज्ञान प्रदान किया जाए, तभी तो वह ऑलराउंड विकास कर पाएगा या ऑलराउंडर बन पाएगा। सभी विषय के उच्च शिक्षित एवं जानकार शिक्षक विद्यालय में तैनात हों। विद्यालय में उपयुक्त पुस्तकालय हों जो इंटरनेट के माध्यम से विश्व से जुड़ी हों। परंपरागत शिक्षा प्रणाली के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग हो। विद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हुए चुनिंदा जानकार शिक्षकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त या प्रदान किया जा सके। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं, जैसे पुस्तकालय, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट आदि उपलब्ध हों। मेधावी विद्यार्थी के साथ साथ कमजोर विद्यार्थियों पर भी शिक्षकों का पूरा ध्यान हो। ऐसा नहीं कि जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है या जो ब्रिलियंट चाइल्ड है बस उन्हीं पर फोकस किया जाए, बल्कि हर एक मेंटल लेवल के बच्चे के साथ उसी तरह से बर्ताव करके उनको शिक्षा प्रदान की जाए। अगर विद्यार्थी किसी कारणवश विद्यालय आने में असमर्थ हो तो वह इंटरनेट के माध्यम से अपने घर पर भी विद्यालय की कक्षा में मानसिक रूप से तो उपस्थित हो सकें। इस प्रकार मेरी कल्पना का विद्यालय आज के युग से कदम मिलाकर चलाने वाला होना चाहिए। यही है मेरी कल्पना का विद्यालय, जिसमें सब कुछ हो। मेरी कल्पना के विद्यालय में सर्वप्रथम समभाव होना चाहिए। समभाव मतलब सभी के लिए समान भावना, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई अमीरी गरीबी नहीं, कोई मेन चीज कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है तो इसको हम स्नेह देंगे, वो बच्चा नहीं पढ़ता है तो उससे हम बात भी नहीं करेंगे। नो, पक्षपात रहित विद्यालय, बहुत अच्छा। अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होना चाहिए। हर विद्यार्थी स्वच्छंद रूप से बेहिचक प्रसन्नता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है। मेरी कल्पना के विद्यालय में एक बहुत ही सुंदर पुस्तकालय होना बेहद आवश्यक है। पुस्तकालय से हम तरह तरह की जानकारी प्राप्त करेंगे, अपना विषय ज्ञान के अलावा भी और अधिक जानकारियों को एकत्रित करेंगे। जहां हर विषय और ज्ञान की पुस्तकों की भरमार हो, जहां विद्यार्थी खुश होकर स्वाध्याय कर सके। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी। हमारा विद्यालय हमारा विद्या का मंदिर होता है। जिस तरह से भक्त लोगों के लिए मंदिर और पूजा स्थल पवित्र स्थान होता है, उसी तरह से एक विद्यार्थी के लिए उसका विद्यालय पवित्र स्थल होता है। इस पवित्र मंदिर के भगवान हैं हमारे गुरुजन, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाते हैं। अतः मेरी कल्पना का विद्यालय ज्ञान, विज्ञान और स्वस्थ स्वच्छ वातावरण का तथा शांति, एकता, सौहार्द और प्रेम का पवित्र मंदिर होना चाहिए, जो छात्रों के भविष्य को उज्जवल और उन्नत दिशा में आगे बढ़ाए। ठीक है, इस तरह से जब मेरी कल्पना का विद्यालय आता है तो आप इतने सुंदर शब्दों में लिखिए, कैसे आपको अनुच्छेद में 5 में से 5 नंबर नहीं मिलते। ऐसा लगना चाहिए आपकी रचना से चेकर को कि लग रहा है कि मैं तो इसको 5 में से 10 दे दूं। जी बेटा, इस तरह से आप बहुत अच्छे से वीडियोस देखते जाइए और अधिक से अधिक शब्द भंडार यहाँ पर एकत्रित कर लीजिए, ताकि 18 तारीख को, जी हाँ, आपकी परीक्षा जब होगी ना, तो बहुत अच्छे से बहुत सारे विचारों के साथ वहां जाएं और अपनी कलम को शुरू कर दें, और वो जब ही थमे जब आपका पेपर पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से पूरा हो जाए, है ना। हम तो यही आशा करते हैं और बार बार आपको यही शुभकामनाएं भी देते हैं। चलते हैं पत्र की तरफ। पत्र तो अभी भी है, पत्र 5 नंबर का ही आता है। ठीक है, इसके विषय देख लेते हैं। अपनी दादी की चित्र प्रदर्शनी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हुए उन्हें बधाई पत्र लिखिए। कौन सा पत्र है ये बताइए जल्दी से। औपचारिक है या अनौपचारिक? अनौपचारिक, वेरी गुड। औपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं? जो ऑफिशियल लेटर्स रहते हैं।
फॉर्मल लेटर्स जो किसी कार्यालय संबंधी लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र कौन से कहलाते हैं? जो हमारे सगे संबंधियों या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो ये हम किसको लिख रहे हैं? अपनी दादी को। ये कौन सा पत्र हुआ? अनौपचारिक। बहुत बढ़िया। अनौपचारिक पत्र में हम विषय नहीं लिखते, अनौपचारिक है। दूसरा क्या है? अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए अपने जिले के शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। अब बताइए ये कौन सा पत्र है? जल्दी बताएं। औपचारिक। वेरी नाइस। क्योंकि शिक्षा अधिकारी ऑफिसर को पत्र लिख रहा है, मतलब ऑफिशियल लेटर है। तो ये हुआ हमारा औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र में औपचारिकताएं रहती हैं। 5 नंबर का ही आता है, 5 नंबर का ही अभी भी आएगा आपके लिए, ठीक है। औपचारिक पत्र में विषय इज वेरी वेरी कंपलसरी, और सारी बातें जो रहती हैं आरंभ से अंत तक की जो औपचारिकता है वो लेफ्ट हैंड से ही शुरू होती हैं, ठीक है। अब देखिए समझ में आया ना, ये अनौपचारिक पत्र है, ये औपचारिक पत्र है। 5-5 नंबर के ही आएंगे, अभी भी आपके 5 नंबर का ही पत्र लेखन है। चलते हैं अब यहां सुनिए, चाहे औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, हमें स्टार्टिंग करना है अपनी कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। 67A मोहन नगर नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2022 लिख सकते हैं आप। पूजनीय दादी जी, सादर चरण स्पर्श, इस तरह से शुरू करेंगे आप, ठीक है। आशा करती हूं कि आप स्वस्थ होंगी। आपके द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो मुझे बहुत पसंद आई। आपने जिन चित्रों का प्रयोग प्रदर्शनी में किया था वे बहुत ही आकर्षक एवं मनमोहक थीं। दर्शकों द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की गई थी। परिवार के सभी सदस्यों द्वारा भी उसकी सराहना की गई। सभी लोगों ने आपकी प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए आपको बधाई दी है। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसे ही आपका भविष्य और उज्जवल हो। आपको तथा अन्य सभी को मेरा सादर चरण स्पर्श। आपकी प्यारी पोती अनीता। दूसरा है जिला शिक्षा अधिकारी को। सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर, राजस्थान, दिनांक 5 जुलाई 2022। विषय लिखना है, औपचारिक पत्र है। प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र। मान्यवर, रोजगार समाचार दिनांक 16/4/2017 के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि आपके अधीन प्राथमिक शिक्षकों के कुछ स्थान रिक्त हैं तथा उनके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। मैं भी इस पद के लिए अपना आवेदन आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव तथा अन्य विवरण निम्नलिखित है। मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि 2य श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मैंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सन 1997 में इंटरमीडिएट की परीक्षा भी 2य श्रेणी से उत्तीर्ण की है। मैंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही वर्ष 1995 में हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मैंने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर राजस्थान से बेसिक टीचर कोर्स वर्ष 2002 में सफलतापूर्वक पूरा किया है। STSC इस परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मैं जुलाई 2008 से ही DAV हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में प्राथमिक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूं। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेकर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैं 36 वर्षीय स्वस्थ महिला हूं। आशा है कि आप मुझे सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं चयन किए जाने के पश्चात अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगी तथा अपने कार्य एवं व्यवहार से अधिकारियों को सदा संतुष्ट रखने का प्रयास करूंगी। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों के प्रतिरूप संलग्न है। धन्यवाद। प्रार्थी अनीता कुमारी। ये हो गया ऑफिशियल लेटर। और चलते हैं किसके तरफ? पत्रों की तरफ, ठीक है।
अपने विद्यालय में हुए संगीत समारोह पर टिप्पणी करते हुए मां को पत्र लिखिए। कौन सा पत्र है मां को पत्र? अनौपचारिक। वेरी नाइस। विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। कौन सा पत्र है? औपचारिक। वेरी गुड। चलिए देखते हैं। परीक्षा भवन, सेंट जॉन स्कूल, आगरा, दिनांक 20 जनवरी 2022। 20 जो भी आपको लिखना हो, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। आदरणीय माताजी, सादर प्रणाम। मैं पिछले कई दिनों से स्कूल में संगीत समारोह की तैयारी में व्यस्त थी, इस कारण आपको पत्र ना लिख सकी। संगीत समारोह के लिए विद्यालय को अच्छी तरह सजाया गया। समारोह विद्यालय प्रांगण में हुआ। इस अवसर पर प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान जी मुख्य अतिथि थे। मां को बता रहे हैं आप। वे जैसे ही विद्यालय के प्रवेश द्वार पर आए, उन पर फूलों की वर्षा होने लगी तथा विद्यालय प्राचार्य ने उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया। हमारे विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात एक के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झांकियां प्रस्तुत की गईं। राजस्थानी नृत्य एवं गीत ने तो आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आगंतुक मीन्स जो आए हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्य ने उपस्थित मुख्य अतिथि एवं उपस्थित अभिभावकों को सहर्ष धन्यवाद दिया, साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। अपने शुभाशीष के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। मीनाक्षी कैसी है? आपका और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक ही होगा। उनको मेरा प्रणाम कहना। आपकी पुत्री शालिनी। अब आया है संपादक को। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, सेक्टर 20, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, दिनांक 5 जनवरी 2022। विषय योग शिक्षा का महत्व। ये चल रहा है अब औपचारिक लेटर। महोदय, जन जन की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध आपके पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को बताना चाहती हूं। योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। योग शिक्षा उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। योग के माध्यम से वे अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल सकते हैं, जिसके सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर वह स्वयं को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। योग के द्वारा कई लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से समाप्त किया जा सकता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए जीवनदायिनी औषधि की भांति है। क्या? योग। बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपसे भी कहूंगी कि योग किया कीजिए। आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से पाठकों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद। भवदिया नीतू। इस तरह से ये पत्र हो गया। कौन सा था ये? औपचारिक पत्र। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि है पत्र। पत्र लेखन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसमें बिल्कुल आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक पत्र है तो आपको विषय लिखना है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ऑफिशियल लेटर्स को। ऑफिशियल लेटर्स मींस जो पत्र हम कार्यालय को या किसी अधिकारी को, जहां शब्द अधिकारी आया, प्रधानाचार्य आया, संपादक आया, कोई भी जैसे बस के कंडक्टर को आया, या कुछ भी मतलब परिवार से हटकर जो भी ऑफिशियल या कार्यालय संबंधी पत्र होते हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं और उनमें विषय को लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है। हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड में ही एंड करते हैं। ठीक उसी तरह की यदि हम बात करें अनौपचारिक पत्र, तो बेटा अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, पापा, मम्मी, किसी को भी लिखें, अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को, वो होते हैं कौन से पत्र? अनौपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। अब देखिए, यहां पर हम फिर देखते हैं कि आपके क्षेत्र में डेंगू फैल रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। किसको लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी। अधिकारी मीन्स ऑफिसर्स। ऑफिसर मीन्स ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर मीन्स औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मीन्स विषय लिखा जाएगा। यस, ये चेन याद कर लीजिए, ये क्रम, ये कड़ी याद कर लीजिए, कभी नहीं भूल पाएंगे आप। अथवा
अपने प्रिय मित्र, मित्र रिश्तेदार, संबंधी, माता पिता, कोई भी। कौन सा पत्र? अनौपचारिक पत्र, जिसमें विषय नहीं लिखा जाता। अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर धन्यवाद दीजिए कि आड़े वक्त में उसने किस तरह आपका साथ दिया। आड़े वक्त क्या होता है? विपरीत परिस्थितियों में, आपकी कठिन परिस्थितियों में आपके एक किसी मित्र ने आपका साथ दिया, आपका संबल बनाए रखा और आपको जो जरूरत थी उसने आपके साथ खड़े रहे। ऐसे में आपको क्या चाहिए कि आप मित्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, अपना आभार व्यक्त करें। तो इसमें आपको पत्र लिखना है। कौन सा पत्र है ये? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, चलो चलते हैं। परीक्षा भवन चाछाजा आगरा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी ताथादा आगरा। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं चाछाजा, कोई नाम नहीं दिया है तो आप काखागा लिख सकते हैं, आबासा लिख सकते हैं। जब नाम दिया है तो उस नाम को आप लिखेंगे। यहां पर बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि चाछाजा क्यों लिखा है मैडम, आबासा क्यों नहीं लिखे। कुछ भी लिख सकते हैं आप, आबासा भी लिख सकते हैं, काखागा भी लिख सकते हैं, चाछाजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि आपको नाम दिया होगा तो आपको वो नाम लिखना है। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं चाछाजा क्षेत्र का निवासी हूं। इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आकृष्ट और आकर्षित दोनों एक ही है। आकृष्ट भी लिख सकते हैं, आकर्षित भी लिख सकते हैं। आकर्षित, ठीक है, आकर्षित भी लिख सकते हैं और आकृष्ट भी लिख सकते हैं। हमारे क्षेत्र में डेंगू प्रबल रूप से फैलता ही जा रहा है, जिस कारण अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर क्या करें? अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त कमी है। उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की मृत्यु हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अस्पताल में उचित चिकित्सा व्यवस्था समझते हैं ना, चिकित्सक डॉक्टर को कहते हैं, चिकित्सा मीन्स दवा, ये सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और दवाएं उपलब्ध करवाई जाएं, जिससे डेंगू से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सके। यदि आपने मेरी समस्या पर अमल किया तो मैं और मेरे क्षेत्र के निवासी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय आबासा, दिनांक 30/3/2000, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2022-19, जो भी आपको लिखना हो। अब चलते हैं, हम मित्र को पत्र लिखते हैं। और मित्र का पत्र मतलब अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं आता, लेकिन होता है लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट। आप ये मत सोचना कि औपचारिक पत्र को हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेंगे, अनौपचारिक को कहीं से भी कर लेंगे। नो, पत्र का फॉर्मेट एक ही है, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट हैंड पर ही समाप्त करना है। क्लियर? चलो, परीक्षा भवन ताथादा आगरा। अब देखो यहां पर ताथादा लिख दिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैडम क्या क्या लिखेंगे, आप आबासा लिख देना, डोंट वरी। ठीक है, दिनांक 30/3/2000, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप कोई सन भी लिख सकते हैं। प्रिय मित्र, मधुर स्मृति, मैं यहां पर कुशल मंगल हूं तथा तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूं। पत्र लिखने का कारण यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दयालुता और सहयोग भावना के लिए तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। मित्र, जब मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता थी और मैं लाचार था, तब आड़े वक्त मतलब बुरे वक्त में तुमने मुझे पैसे देकर मेरी समस्या को दूर किया। मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारा किस प्रकार कर्ज चुकाऊं। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारे जैसा मित्र सबको मिले। मैं तुम्हारी दयालुता को कभी नहीं भुला पाऊंगा। घर में अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना और छोटे भाई बहन को प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र चाछाजा। अभिन्न मतलब जो भिन्न ना हो, जो दूर ना हो, जो अलग ना हो। क्लियर? ठीक है, अब रहा ये। ठीक है बेटा, ये था हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपकी ही कक्षा 10वीं की परीक्षा में 2019 में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को एकत्रित करके आपके लिए हमने ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेटा सिलेबस वही है,
पाठ्य पुस्तक हमारी वही है, चैप्टर्स वही हैं। कुछ चैप्टर्स थे इसमें, कुछ क्वेश्चंस थे जो अब हमारे टर्म 2 में शामिल नहीं है, तो उनको हमने इसमें शामिल नहीं किया। आपके जो भी टर्म 2 आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना, क्षितिज और कृतिका, उनके जो भी चैप्टर्स जो टर्म 2 में शामिल है, जैसे उत्साह अट नहीं रही है, कन्यादान कविता, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उनसे जितने भी प्रश्न 2019 के पेपर में हमें मिले, हमने उन्हें कलेक्ट करके यहां पर आपके लिए लेकर आए। आशा करती हूं आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, ताकि बस हमारी क्या आशा है, हम क्या उम्मीद लगाए बैठे कि हमारे बच्चे जहां भी हैं, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे मैग्नेट ब्रेन से जुड़ चुके हैं, वो परीक्षा में बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम करें, अर्थात एक ऐसा परिणाम लेकर आए जो सबको दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर दे कि अरे वाह, ऐसा रिजल्ट तो तुम आज तक नहीं लाए थे, तुमने तो खुद को ही पछाड़ दिया। अनुस्पर्धा मतलब एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, देखा ही होगा, और चाहें आप तो रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बेटा, हम अर्थात मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा के लिए आपसे जुड़ चुका है और हम यही चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जैसा कि आपको मैं अब फिर बताती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। ना केवल कर रहा है, बल्कि भविष्य में भी फ्री ही प्रोवाइड करता रहेगा। कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, कोई पेड सब्सक्रिप्शन के लिए आपसे कभी नहीं कहा जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।